नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। 16वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो गया है। इसमें जो दृश्य दिखलाई दिए हैं वे अभूतपूर्व है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर और उनके साथ भाजपा के सांसदों का पूर्ण बहुमत। क्या गजब बात है। कभी कल्पना नहीं की थी कि भाजपा छप्पर फाड़ जीत के साथ लोकसभा में होगी और कांग्रेस की मौजूदगी दिखावे भर की होगी। अपनी याददाश्त में ऐसा एक तरफा माहौल राजीव गांधी के वक्त की लोकसभा का था। तब कांग्रेस 400 सीटों से पार थी। तब भाजपा सहित पूरे विपक्ष का सफाया था। राजीव गांधी ने तब ताजगी का अनुभव कराया था। उम्मीदों का सैलाब बना था। वैसा ही आज है। नरेंद्र मोदी बतौर सांसद पहली बार लोकसभा पहुंचे और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे। मोदी ताजगी लिए हुए हैं, उम्मीदें पैदा किए हुए हैं। बुजुर्ग नेता पीछे हैं और नौजवान कमान आगे है। बहुत कुछ 1984 जैसा नजारा है। इसलिए नई लोकसभा को लेकर कुछ गंभीर सवाल है। जैसी संरचना या की कंपोजिशन है उससे काम खटके से होने चाहिए। क्या होंगे? राजीव गांधी के साथ जो हुआ क्या वैसा नरेंद्र मोदी के साथ तो नहीं होगा? बुनियादी तौर पर लोकसभा की बुनावट में क्रांतिकारी परिवर्तन है। राष्ट्रवादी हिंदू, दक्षिणपंथी, भगवावादी के कई वैचारिक साँचे इस लोकसभा के लिए फिट है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां हैं। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। नरेंद्र मोदी और बीजेपी हुकूमत के दूसरे पार्लियामानी मैनेजर यूपीए हुकूमत के जैसे इंतजाम कर रहे हैं। जिस निजाम के तहत यूपीए 1 और 2 की हुकूमत 10 साल चली, वैसा ही पार्लियामानी निजाम बनाया जाएगा, जिसमें जयललिता, नवीन पटनायक और ममता बनर्जी का किरदार वैसा ही होगा जैसा यूपीए में मुलायम सिंह और मायावती या पहली हुकूमत में बायां महज जमातों का था। हुकूमत में शामिल यूपीए की हलीफ जमातों के अलावा कई पार्टियां हुकूमत को बाहर से हिमायत देती थी। यूपीए 1 की हुकूमत में बायां महज जमातों के 60 अराकीन ने पार्लियामेंट की बाहर से हिमायत थी और जब हिंदो अमेरिका एटमी मुआहदे के मसले पर वो अलग हुए तो उनकी जगह मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी आ गई। बीजेपी क़यादत वाली एनडीए की हुकूमत के इंतजामात भी इसी तर्ज पर होंगे। एक फर्क ये है कि बीजेपी को ऐवान ज़ेरी में किसी की हिमायत की जरूरत नहीं है। ये इंतजाम सिर्फ ऐवान बाला के लिए होगा। जयललिता और नवीन पटनायक बाहर से एनडीए को हिमायत देंगे। बीजेपी रहनुमा ममता बनर्जी के राब्ते में भी है और ये यकीनी बनाया जा रहा है कि वो बाहर से हिमायत दें। अगर वो इसके लिए तैयार नहीं होती हैं तो उन्हें इसके लिए मनाया जाएगा कि वो जरूरत पड़ने पर ऐवान बाला से वॉकआउट करके हुकूमत की मदद करें। वाईएसआर कांग्रेस लीडर जगन मोहन रेड्डी भी जया और नवीन की तर्ज पर हुकूमत को बाहर से हिमायत देंगे। एक तरफ बीजेपी के रहनुमा सुपर एनडीए बनाने की तैयारी कर रहे हैं तो दूसरी जानिब कांग्रेस भी यूपीए के कुंभे को बढ़ाने में लगी है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस रहनुमा ऐसी कई पार्टियों के साथ रस्मी मुफाहमत की बात कर सकते हैं जो अब तक कांग्रेस को बाहर से हिमायत दे रही थी। ऐवान के इजलास से ठीक पहले सोनिया गांधी ने यूपीए के हलीफ जमातों के साथ मीटिंग की। इसमें कहने को तो ऐवान के इजलास के दौरान फ्लोर कोऑर्डिनेशन को लेकर बातचीत हुई, लेकिन हकीकत में कांग्रेस सदर ने रहनुमाओं से बीजेपी और एनडीए के मुकाबले एक मजबूत महाज पेश करने की जरूरत पर बात की। बताया जा रहा है कि कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस छोड़कर गए रहनुमाओं को मुत्तहिद करने की जो बात कही थी उस पर पार्टी के आला रहनुमा काफी संजीदा हैं। उनका मानना है कि ममता बनर्जी किसी हाल में बीजेपी के साथ नहीं जाएंगी। इसी तरह जगन मोहन को लेकर भी कांग्रेस में सोच है कि थक हार के वो कांग्रेस के साथ आएंगे, क्योंकि सीमांध्र में टीडीपी और बीजेपी से मुकाबले के लिए उनको कांग्रेस की जरूरत है। ऐसे ही बिहार में नीतीश कुमार की जेडीयू के साथ कांग्रेस रहनुमाओं की बात हो रही है। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर नीतीश और लालू दोनों को अपना हम ख्याल बनाने की कोशिश कर रही है। कर्नाटक में देवगौड़ा और तमिलनाडु में करुणानिधि की पार्टी को साथ लेने की भी कोशिशें जारी है। ऐवान का खुसूसी इजलास खत्म होने के बाद किसी भी वक्त नरेंद्र मोदी की काबीना की तौसी की जा सकती है। माहिरीन जराए का कहना है कि जून के तीसरे हफ्ते में काबीना की तौसी होगी, लेकिन उससे पहले भी तौसी की जा सकती है। इसकी वजह यह है कि कई वज़रा को भारी भरकम वजारतों की इजाफी जिम्मेदारियां मिली हैं और बजट की तैयारियों में इससे मुश्किल आ सकती है। मिसाल के तौर पर अरुण जेटली वजारत दिफा भी संभाल रहे हैं। उन्हें वजीर खजाना के नाते बजट तैयार करना है। ऐसे में बजट तैयारियां शुरू होने से पहले पूरी जिम्मेदारियों वाले वजीर दिफा की जरूरत
जरूरत है। महाराष्ट्र के सीनियर रहनुमा गोपीनाथ मुंडे के इंतकाल से देही तरक्कियात जैसी अहम वजारत खाली हो गई है। बजट में देही तरक्कियात पर हुकूमत का फोकस रहेगा, इसलिए भी वहाँ एक मुकम्मल कामकाज संभालने वाला वजीर चाहिए। रविशंकर प्रसाद टेलीकॉम के अलावा वजारत कानून भी संभाल रहे हैं, तो नरेंद्र सिंह तोमर के पास माइंस और स्टील के साथ साथ वजारत मेहनत और मजदूरी भी है। प्रकाश जावड़ेकर के पास बिल्कुल मुख्तलिफ मामलों की 3 वजारतें हैं। वो वजारत इत्तलात और नशरियात के साथ साथ माहौलियात व जंगलात और पार्लियामानी काम भी देख रहे हैं। राव इंद्रजीत सिंह, जनरल वीके सिंह, पीयूष गोयल और निर्मला सीतारमण जैसे ममलिकती वज़रा के पास भी मुख्तलिफ वजारतों का जिम्मा है। इसीलिए अगले 2 हफ्ते में 1 दर्जन से ज्यादा वज़रा की ताजपोशी मुमकिन है। अब आज की सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर रहनुमा और मरकजी वजीर गोपीनाथ मुंडे का आज भीड़ के उनके आबाई गांव परली में पूरे सरकारी एजाज के साथ आखिरी रसूमात अदा कर दी गयी। मुंडे का मंगल को दिल्ली में एक हादसे में इंतकाल हो गया था। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाके के कद्दावर रहनुमा मुंडे को विदा करने के लिए उनके आबाई इलाके में लोगों का जबरदस्त अवामी सैलाब उमड़ पड़ा था। बीजेपी और शिवसेना के तमाम कद्दावर लीडरान ने वहां जाकर उनको खिराज अकीदत दिया। बीजेपी सदर राजनाथ सिंह और पार्टी के सीनियर रहनुमा लाल कृष्ण आडवाणी भी आखिरी रसूमात में शामिल हुए। शिवसेना के सरबराह उद्धव ठाकरे ने भी मुंडे को खिराज अकीदत दिया। उनकी बेटी और परली से रुकने असेंबली पंकजा मुंडे ने उनको आग लगाई। आखिरी रसूमात के लिए उनकी लाश आज ही मुंबई से भीड़ ले जाई गई थी। उनकी लाश परली पहुंचने के बाद उनके हामी मुश्तइल हो गए और उन्होंने कई लीजान की गाड़ियों पर पथराव किया। उनके हामियों को रोकने के लिए पुलिस को लाठी भी चलानी पड़ी है। उनके हामी इस मामले की सीबीआई जांच का मुतालबा कर रहे थे। 16वें लोकसभा के पहले इजलास के पहले दिन बीजेपी के कद्दावर रहनुमा गोपीनाथ मुंडे को खिराज अकीदत दिए जाने के बाद ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। इससे पहले सदर ने ऐवान के प्रोटेम स्पीकर के तौर पर कांग्रेस के सीनियर रुकने पार्लियामेंट कमलनाथ को हलफ दिलाया। उसके बाद कमलनाथ ने ऐवान की कार्रवाई का इंतजाम देखा। कौमी गीत के धुन के साथ ही ऐवान की कार्रवाई शुरू करते हुए कमलनाथ ने कहा कि पूरा ऐवान काम करने के लिए यकजा हुआ है। नई लोकसभा मुंतखब हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क और अवाम की बड़ी जिम्मेदारी इस ऐवान पर है। इसके बाद ऐवान के पहले इजलास के पहले दिन की रवायत के मुताबिक 2 मिनट की खामोशी अख्तियार की गई और उसके बाद नए अरकान की फहरिस्त ऐवान की मेज पर रखी गई। उसके बाद उन्होंने गोपीनाथ मुंडे के इंतकाल की इत्तला दी। उनको खिराज अकीदत देने के लिए 2 मिनट की खामोशी अख्तियार की गई और ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। आज अरकान को हलफ दिलाया जाना था, लेकिन अब ये काम जुमेरात को होगा। शिवसेना सरबराह उद्धव ठाकरे ने बीजेपी रहनुमा और मरकजी वजीर गोपीनाथ मुंडे के इंतकाल की सीबीआई से जांच कराए जाने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा है कि मुंडे के हामी ऐसी जांच का मुतालबा कर रहे हैं। मुंडे की आखिरी रसूमात में शिरकत करने के लिए उनके आबाई गांव परली पहुंचे उद्धव ने कहा कि कारकुनान के जज्बात का एहतराम करना चाहिए। कारकुनान सीबीआई जांच का मुतालबा कर रहे हैं। इससे पहले शिवसेना की हलीफ पार्टी आरपीआई रहनुमा रामदास अठावले ने भी कहा था कि साजिश की बात को मुस्तरद करने के लिए जरूरी है कि इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। सीबीआई जांच का मुतालबा करते हुए मुंडे के हामियों ने कई लीजान का रास्ता रोकने की भी कोशिश की। इस बीच मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि अगर मुंडे ने सीट बेल्ट लगाई होती तो शायद उनकी जान बच सकती थी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लोगों ने बड़े भरोसे और उम्मीद के साथ नाकाबिले यकीन तादाद में वोटिंग की है और अवामी नुमाइंदों को अपनी सरपरस्ती देकर पार्लियामेंट में भेजा है। उन्होंने कहा कि लोगों की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए पार्लियामेंट में तमाम कोशिशें की जाएंगी। 16वीं लोकसभा के पहले इजलास के पहले दिन पार्लियामेंट अहाते में पहुंचे नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में सहाफियों से बातचीत की और मुल्क के लोगों से कहा कि उनकी उम्मीदों और ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए जमहूरियत के इस मंदिर में तमाम कोशिशें होंगी। वाज़ेह रहे कि मोदी पहली बार मेंबर पार्लियामेंट बने हैं और सीधे वजीर आजम बनकर पार्लियामेंट में पहुंचे हैं। पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास में 9 जून को सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी मुश्तरका इजलास को खिताब करेंगे। इसके लिए उनके खिताब को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में आज करीब 1.5 घंटे तक कैबिनेट की मीटिंग चली। इस अहम एजेंडे में सदर जमहूरिया के खिताब को मंजूरी दी जानी थी। बताया जा रहा है कि इसमें मोदी हुकूमत के रोड मैप को अंडरलाइन किया जाएगा। तमाम वजारतों की जानिब से सदर जमहूरिया के खिताब के लिए इनपुट दिया गया था। 9 जून को सदर का खिताब होगा।
होगा और उसके बाद 2 दिन इस पर बहस की जाएगी और आखिर में नरेंद्र मोदी इस बहस का जवाब देंगे। कांग्रेस सरबराह सोनिया गांधी ने यूपीए की हलीफ जमातों के अराकीन पार्लियामेंट के लिए जुमेरात को दोपहर का जोराना रखा था, जिसे उन्होंने मुलतवी कर दिया है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जनार्दन द्विवेदी ने कहा है कि बीजेपी के रहनुमा और मरकजी वजीर गोपीनाथ मुंडे के इंतकाल के 2 दिन के बाद ही पार्लियामेंट एनेक्सी में अराकीन पार्लियामेंट को जोहराना दिया जाना मुनासिब नहीं होता है, इसलिए इसे मुलतवी कर दिया गया है। अब ये जोहराना 10 जून को दिया जाएगा। गौरतलब है कि मंगल को एक सड़क हादसे में मुंडे का इंतकाल हो गया था, जिसके बाद सोनिया गांधी ने उनकी अहलिया को खत लिखकर अफसोस जाहिर किया था और राहुल गांधी ने बीजेपी दफ्तर जाकर उनको खिराज अकीदत पेश किया था। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। भाजपा के नेताओं और सांसदों के लिए 16वीं लोकसभा का पहला दिन अभूतपूर्व व अविस्मरणीय रहा होगा। सब देख और सोचकर चकित थे कि उनके बहुमत वाली लोकसभा है। इस बात के वैचारिक मतलब है 16वीं लोकसभा बदले भारत की पर्याय है। उसकी संरचना नए भारत के संकेत लिए हुए हैं। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। आज से 16वीं लोकसभा का पहला इजलास शुरू हो गया। हालांकि कामकाज नहीं हुआ है। सीनियर बीजेपी रहनुमा गोपीनाथ मुंडे को खिराज अकीदत पेश करके ऐवान को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया, लेकिन ऐवान में मौजूदगी थी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी पहली बार लोकसभा गए थे और सीधे वजीर आजम की कुर्सी पर बैठे थे। उनके साथ बीजेपी की अगली पीढ़ी के रहनुमा थे जो इस हुकूमत की कमान संभाल रहे हैं। 10 साल बाद कांग्रेस हिज़्ब इख्तिलाफ के किरदार में बैठी थी और वो भी गिने चुने मेंबरान के साथ। लोकसभा में अराकीन पार्लियामेंट को देखकर फितरी तौर पर 1984 की लोकसभा की याद आ रही है, जिसमें कांग्रेस के पास 400 से ज्यादा अराकीन पार्लियामेंट थे और हिज़्ब इख्तिलाफ तकरीबन नदारद था। इस बार भी हिज़्ब इख्तिलाफ नदारद है। हिज़्ब इख्तिलाफ की सबसे बड़ी पार्टी के पास सिर्फ 44 रुकने पार्लियामेंट हैं और उसके बाद जो 2 बड़ी पार्टियां हैं अन्ना डीएमके और तृणमूल कांग्रेस, वो उसके साथ तालमेल के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हिज़्ब इख्तिलाफ अलग थलग और अकेला पड़ा है। बाद में हो सकता है कि बायां महाज हिमायत दे, लेकिन फिलहाल शुरुआती दिनों में कांग्रेस को अकेले ही रहना है। 10 साल के बाद कांग्रेस हिज़्ब इख्तिलाफ में बैठी है और 30 साल के बाद किसी पार्टी को अकेले अपने दम पर मुकम्मल अक्सरियत मिली है। बहरहाल लोकसभा सिर्फ अदद की बिना पर ही बदली हुई नजर नहीं आ रही है, बल्कि इसकी तामीर और नजरिए में भी तब्दीली नजर आ रही है। 25 साल के बाद ऐसा होगा कि हुकूमत की क़यादत करने वाली पार्टी किसी दूसरी पार्टी की हिमायत पर इन्हसार नहीं रहेगी। बीजेपी को अकेले मुकम्मल अक्सरियत हासिल है, इसीलिए उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी इस अक्सरियत का मुस्बत इस्तेमाल करेगी। 30 साल पहले राजीव गांधी जब वजीर आजम बने थे तब ऐवान और हुकूमत में ऐसी ही ताजगी दिखी थी। उन्होंने कुछ नया करने और निजाम को बदलने का रुझान दिखाया था। हिंदुस्तान को 21वीं सदी में ले जाने का ख्वाब दिखाया था। नरेंद्र मोदी ने भी ऐसा ही ख्वाब अपनी इंतखाबी तशहीर में दिखाया है, तभी अवाम ने उन्हें मुकम्मल अक्सरियत देकर भेजा है। उनकी सोच में ताजगी दिख रही है, नया करने का जोश जुनून दिख रहा है। टीम नए और अहल रहनुमाओं की है और लोगों की मुकम्मल हिमायत भी हासिल है, इसीलिए लोगों की उम्मीदें भी ज्यादा हैं। 16वीं लोकसभा की बुनावट ऐसी है जिससे बिना किसी रुकावट के कामकाज होने की उम्मीद है। ऐवान का पहला इजलास रस्में पूरी करने वाला होता है। अराकीन पार्लियामेंट को हलफ दिलाई जाएगी, स्पीकर मुंतखब किया जाएगा, सदर जमहूरिया का खुतबा होगा और खुतबा इस्तकबालिया की तजवीज पर बहस होगी। इसलिए यह तय है कि पहले इजलास में हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ यकजहती नजर आएगी। हुकूमत ने भी अगर हिज़्ब इख्तिलाफ के तय यकजहती दिखाई तो आगे के इजलासों में कामकाज में आसानी होगी। नरेंद्र मोदी जितना बड़ा एजेंडा लेकर इंतखाब जीते हैं, उनके लिए ये लाजमी है कि वो ऐवान बेहतर तरीके से चलाएं और कामकाज निपटाए जाएं। यानी हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ टकराव की बजाय यकजहती की बुनियाद इसी इजलास में रखी जानी है। गुज़िश्ता लोकसभा में हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ के बीच जबरदस्त टकराव रहा था। उस तारीख को पीछे छोड़कर हुकूमत को आगे बढ़ना होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जितनी उम्मीदें पैदा की है उनका पूरा होना, ऐवान को बेहतर तरीके से चलाया जाना और हिज़्ब इख्तिलाफ के ताउन पर मुनहसिर रहेगा। अब एक ब्रेक है, उसके बाद 16वीं लोकसभा पर चर्चा करेंगे। 16वीं लोकसभा स्थिरता की गारंटी लिए हुए है। भाजपा और एनडीए को इतना बहुमत प्राप्त है कि मोदी सरकार खटके से काम करेगी। विपक्ष कमजोर है और शोरगुल मचाने वाले नेता चुने नहीं गए हैं। विपक्ष में उन क्षेत्रीय दलों की संख्या है जो आमतौर पर गतिरोध नहीं पैदा करते हैं। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार हरीश गुप्ता है। हरीश जी, 16वीं लोकसभा के जो दृश्य है, जो कंपोजिशन है, उसकी जो संरचना है, उसको देखकर उस पर आपका क्या रिएक्शन हुआ?
पुरानी जितनी अभी आपने बहुत लोकसभा देखी, बहुत गठित नई सरकार, इस लोकसभा को लेकर आप में क्या गट रिएक्शन में तात्कालिक प्रतिक्रिया क्या निकल के आती है? ये जो लोकसभा है, ये एक तो इसमें लीडर ऑफ अपोजिशन कोई होगा नहीं जी, क्योंकि रूल में ही प्रोविजन नहीं है जी, और 1984 के बाद जी, ये पहली बार है कि जो विपक्ष उस समय सिर्फ 100 एमपीज का था, जी, जी, 420 के करीब कांग्रेस के थे, जी, जी, कुछ जी। लेफ्ट था। तो 125 करीब विपक्ष तब था। जी, आज भी जो है विपक्ष, उस समय रीजनल पार्टीज इतनी स्ट्रांग नहीं थी। जी, और आज रीजनल पार्टी ज्यादा है। आज रीजनल पार्टीज की संख्या जो है वो लगभग 115 है। जी, जी, तो रीजनल पार्टी जो है वो नेशनल पार्टी से ज्यादा है जी, जी, विपक्ष में। विपक्ष। जी, और ये रीजनल पार्टी को आप विपक्ष में ना माने। जी, इसमें भी जयललिता, नवीन पटनायक ये सरकार के साथ सहयोग कर सकते हैं। एक भी विपक्ष रीजनल पार्टी केंद्र सरकार के विपक्ष में जाएगी नहीं। जी, विपक्ष के नाम पर आपके पास एक लेफ्ट है, जी, एक कांग्रेस है, हाँ, और यूपीए के 2-4 छुटपुट जो लोग कोई हैं। यूपीए में छुटपुट अब बचा नहीं जी। सिवाय मुस्लिम लीग के। जी, नहीं, लालू की पार्टी के और इनके छोटे लालू की छोटे। पार्टी तो बचेगी नहीं, जी, क्योंकि जो अपोजिशन की स्पेस है जी, उसमें लड़ने की भूमिका में सिर्फ आम आदमी पार्टी है। जी, तो उस नाते ये लोकसभा वैचारिक तौर पर घोर दक्षिणपंथी कांग्रेसवाद से या गैर कांग्रेसवाद की पर्याय इसको माना जाए, दक्षिणपंथी हिंदू राष्ट्रवादी, ये अगर इस तरह इसके इन साँचों में अगर इस लोकसभा को फिट करके और भारत की राजनीति इससे परिवर्तन के कगार पर अगर ये सोचे तो इस पर क्या कहना होगा आपका? कि मोदी की आइडियोलॉजी नहीं है कोई। जी, ट्रेजेडी सबसे बड़ी ये हो गई है विपक्ष के सामने कि मोदी कह रहा है भाई मैं तो आपको पैसे देना चाहता हूं। जी, अब उन्होंने प्रकाश जावड़ेकर को महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर के पास भेजा जी, कि भाई मिलके आइए और उनके जो प्रोजेक्ट है उनकी लिस्ट उनके सामने बैठ के निपटा दीजिए। तो आप मुझे बताइए, विपक्ष की भूमिका तो वहां है ही नहीं ना कोई। जी, वो कह रहा है आप तो मेरे साथी हैं, मैं आपके साथ बैठ के काम कर रहा हूं। जी, तो आइडियोलॉजिकल बैटल ही नहीं बची। नहीं, वो तो आइडियोलॉजिकल बैटल, वो तो अपने काम में अपनी सरकार चलाने के लिए, लेकिन नरेंद्र मोदी खुद अपने आप में आइडियोलॉजिकल बैटल तो है, और बीजेपी अगर आइडियोलॉजी तो है। ने जब से प्रधानमंत्री बनने का कैंपेन चलाया है वो किसी आइडियोलॉजिकल बैटल में गए ही नहीं। जी, वो नहीं गए हों भले, लेकिन वो अपने आप में ये कहते नहीं कि मैं संघ के से निकल के आया हूँ, इसीलिए- संघ विचारधारा और संघ मेरे वो है। सारे विपक्ष की ये हालत है जी, कि वो 100 सीटों से भी कम पे सिमट गया। जी, अगर विपक्ष ने ये समझ लिया होता, जी, जो उसने बहुत देर में समझा, जब वो गुजरात मॉडल का पंचर करने के लिए कांग्रेस जागी, जी, तब तक तो बात गुजरात मॉडल से आगे वो 300 सीटों पे आके खड़ा हो गया। जी, जी, नहीं, लेकिन इस लोकसभा में आप ये भी देखिए कि लेफ्ट के नाम पे कुछ भी नहीं है, लगभग एक तरह से मामला साफ है। और लेफ्ट की आइडियोलॉजी खत्म हो गई। लेफ्ट की, वही मैं कह रहा हूँ, वैचारिक तौर पर लेफ्ट हो या केंद्र से मतलब सेंटर टू लेफ्ट हो, लेफ्ट टू सेंटर हो, ये सब चीज। व्यास जी, मैं यही कह रहा हूं कि आप नंबर पर हैं और मैं कह रहा हूं कि अपोजिशन को इवोल्यूशन करना पड़ेगा जी, कि हमारी रणनीति क्या हो। विपक्ष की भूमिका में बीजेपी के 2 मेंबर थे। फिर यहाँ ये सवाल उठता है कि भले कंपोजिशन में सरकार मेजोरिटी में हो, लेकिन जैसे पहले हुआ है, मेजोरिटी के बावजूद संभावना विपक्ष के लिए बचती है। वेरी राइट। हाँ, जब राजीव गांधी ने कहा मैं मिस्टर क्लीन हूं, तो 2.5 साल में उनका मिस्टर क्लीन पंचर हो गया। अब अगर नरेंद्र मोदी ने 1 साल में डिलीवरी नहीं दी तो पंचर हो जाएगी। जी, 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 तो उसमें आइडियोलॉजी कहीं नहीं है। जी, आपने काम नहीं किया तो आप फेल है। और उसमें काम का दायरा बहुत लंबा चौड़ा, मतलब क्या? महंगाई रोकने से लेकर विकास दर से लेकर 10 तरह के काम है। काम का दायरा सिर्फ एक ही है कि आप काम कर रहे हैं कि चोरी कर रहे हैं। मतलब काम करने का एहसास ही बहुत होगा लोगों के लिए। पूछ लीजिए ना मंत्रियों से क्या हालत है उनकी। जी, 9 बजे दफ्तर सारे पहुंच रहे हैं। तो उस नाते आपके अनुसार ये 16वीं लोकसभा भी पूरा बिजनेस लाइक माहौल होगा, काम होगा, और इस लोकसभा में, इस 16वीं लोकसभा में जो पिछली लोकसभाओं के अनुभव है, जो एक काम के नाते उसके नाते गतिरोध, वैसा कुछ नहीं होगा। मैं ये मान के चलता ही नहीं कि इस लोकसभा में कम से कम इस सेशन में एक भी किस्म इशू पर गतिरोध होगा। नहीं, ये एक सेशन तो बहुत छोटी बात है। अपन पूरी लोकसभा के पूरे 5 साल के अगर कैनवास पे सोचे, विचार करें, कल्पना मैंने करें। क्या कहा आपको कि अगर आपने 100 दिन का एक प्रोग्राम दिया
और अगर पहले के 100 दिन में अगर आप जनता को ये एहसास, जनता बेचैन है, उसको नतीजे कल चाहिए, वो अब 5 साल नहीं वेट करेगी, वो कहेगी मोदी 5 साल दिए हैं लेकिन 100 दिन। तो उस नाते फिर मैं ये आपकी उस बात से ये निष्कर्ष की ये 16वीं लोकसभा उम्मीदों की कसौटी पर बहुत भयावह परीक्षा के निर्णायक परीक्षा के फेस में आने वाली ये लोग। जुलाई के बाद बजट सेशन जैसे ही होगा पेश बजट, वहां से मोदी का अकाउंटिंग शुरू हो जाएगा। जी मेरा ये मानना है। तो इसलिए मोदी को इस बात का एहसास है, इसलिए उसने सबको टाइट कर दिया है। नहीं तो उस नाते आपके अनुसार नहीं, हम संसद पर ही फोकस करें। संसद ही है, संसद पर की संसदीय मंत्री और संसदीय कामकाज और उसकी प्रायोरिटी में, क्योंकि नरेंद्र मोदी का लोकसभा का या दिल्ली की केंद्र संसद का अनुभव नहीं रहा, तो उस नाते वो इससे काम पूरा ले सकेंगे क्या? लोग ये मान के चल रहे हैं कि एज इफ की कोई बिल पास नहीं हो तो ये हो जाएगा। लोग कह रहे हैं 120 बिल है जी, 100 बिल है जी, 50 बिल है जी, इनका कोई मतलब नहीं है। वो नहीं, एक बिल बता दीजिए ना, निपेन मिश्रा वाला भी अगर ऑर्डिनेंस पास नहीं हुआ तो री ऑर्डिनेंस हो जाएगा। नहीं पर इसकी क्या जरूरत, जब आपको संसद में मेजोरिटी है, संसद सब कुछ है, विपक्ष नहीं है, तो ये तो सारे काम अपने आप रूटीन में होने चाहिए। नहीं तो उसके लिए ज्वाइंट सेशन तो नहीं बुलाना, इतना मैं नहीं समझता। कोई तुक नहीं बैठती उस बात की। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, मान लीजिए कि वो ऑर्डिनेंस पास नहीं हुआ। नहीं देखिए, वही तो ये कि ये इस 16वीं लोकसभा का जैसा कंपोजिशन है, उसमें तो उस कंपोजिशन के आधार पर धड़ाधड़ फैसले, धड़ाधड़ बिल सब कुछ पास होने चाहिए तो या नहीं पास होने चाहिए, मोदी तय करेंगे ना मेरी प्रायोरिटी कौन सा बिल की है। जी कांग्रेस को धोने की क्या जरूरत है उन्हें? कांग्रेस को तो विपक्ष का दर्जा देने की भी जरूरत नहीं है। विपक्ष का दर्जा कांग्रेस ने भी कभी नहीं दिया। जब विपक्ष की हालत ऐसी थी, सन 52 से लेकर और 84 तक, 84 के अंदर भी AIDMK का डिप्टी स्पीकर बना था, बीजेपी को नहीं मिला। नेता का दर्जा किसी को नहीं दिया। जी ज्योतिर्मय बसु सबसे सीनियर लीडर थे, इंदिरा गांधी ने उनको विपक्ष के नेता का दर्जा नहीं दिया था। तो आप ये कैसे अपेक्षा करते हैं, और आपको मांगना भी नहीं चाहिए। बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।